नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 13वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। अमर शहीद भगत सिंह के पत्र इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। जैसे कि हमारे पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में हमें क्या संदेश दिया गया है। इस पाठ में शहीद भगत सिंह इनके द्वारा जब इन्होंने अपने हितैषियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखे थे, कुछ अंश यहाँ पर पत्रों के शहीद भगत सिंह द्वारा लिखे गए पत्र आपको इस पाठ में रखे गए हैं। हम सब अमर शहीद भगत सिंह इनके बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म सन 1907 ईस्वी सन को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ। भगत सिंह इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राणघातक प्रहार हमला किया था। पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने उस पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। इसी मामले में दूसरा पुलिस अफसर मिस्टफर्न भी मारा गया था। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से अमर शहीद भगत सिंह इनको 23 मार्च सन 1931 ईस्वी सन को फांसी दे दी। फांसी देने से पहले अर्थात 22 मार्च 1931 को इन्होंने अपने कैदी साथियों को अंतिम पत्र लिखा था। वही प्रारूप आपको यहाँ पर एक पत्र के रूप में दिया गया है। और इसके साथ साथ भगत सिंह इन्होंने अपने बड़े भाई कुलबीर सिंह इनको भी 3 मार्च 1931 को एक पत्र लिखा है। ये 2 पत्र आपके अभ्यासक्रम में इस पाठ के अंतर्गत लिए गए हैं। अब इस पत्रों को हम विस्तार के साथ जानेंगे। पाठ 13वां अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों का अर्थ होता है हितचिंतक, हितैषियों को पत्र लिखा करते थे। उन पत्रों से उनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। इस पाठ में कुछ पत्र दिए गए हैं जिनको हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर जो पहला पत्र दिया गया है भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ, जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को यह पत्र लिखा गया था। अब देखिए, जब भगत सिंह को फांसी की शिक्षा दी गई थी, उसके पहले उनको जेल में रखा गया था। और फांसी की शिक्षा जब उनको दी जाने वाली थी तो उनके माँ को उनके बारे में पता चला था। तो उनकी माँ उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उनको, उनके भाई को और उनके माँ को जीवन के फांसी देने से पहले उनको नहीं मिलने के लिए नहीं कहा था। तो उस समय भगत सिंह इन्होंने अपने भाई कुलबीर सिंह इनको यह पत्र लिखा है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है, जेल में माँ से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को पत्र। शुरुआत में उन्होंने लिखा है, प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। अब देखिए यहाँ पर हम ये पत्र के थोड़ा प्रारूप भी जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पत्र जो होते हैं
वह अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं। व्यक्तिगत पत्र होते हैं, व्यावहारिक पत्र होते हैं, व्यापारिक पत्र होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं, संपादक पत्र भी होते हैं। लेकिन इन सब में व्यक्तिगत पत्र होते हैं वह थोड़े अलग होते हैं। व्यक्तिगत पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो पत्र है वह व्यक्तिगत पत्र है, भगत सिंह द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप यहाँ पर है। आपने पत्र लेखन इस व्याकरण के विभाग में आपको इस सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम व्यक्तिगत पत्र के बारे में जानकारी हासिल आप लोगों ने की होगी तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें पत्रों में प्राय प्रेषक को अपना पता, तिथि दाहिने ओर लिखना होता है, फिर सब दिनांक वो सब लिखना चाहिए। बाई तरफ फिर आदर सूचक संबोधन और अभिवादन लिखा जाता है। संबोधन जैसे पूज्य, महोदय तथा प्रियता बोधक जैसे प्रिय शब्द से संबंधित शब्द लिखे जाते हैं। संबोधन के लिए तथ्य लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर और पूर्व श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक जैसे कि आपका आज्ञाकारी, आपका शुभेच्छु, ऐसे शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए संबोधन और अभिवादन दिया गया है। प्रिय भाई कुलबर सिंह जी, सत श्री अकाल। अब सत श्री अकाल का अर्थ क्या होता है कि सिख संप्रदाय में अभिवादन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। अब देखिए यहाँ पर वह अपने भाई से कहते हैं कि मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि माँ मुझे मिलने के लिए आई थी और बिना मिलकर निराश होकर वैसे ही लौट गई, तो इस बात से मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि माँ के अंतिम दर्शन में नहीं ले सका। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? अब उन्हें पता था कि घर वालों को उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा, तो इस कारण वह अपने भाई से कह रहे कि आपको माँ को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उनकी निराशा और दुख और भी बढ़ गई होगी जब उनको मुझसे मिलने नहीं दिया होगा। मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही है, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। अब देखिए उन्होंने जो अपना निर्णय ले चुके थे, माँ ने भी अपने बेटे भगत सिंह को अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, और इसी कारण वह कहते हैं कि अब घबराने से या परेशान होने से कुछ फायदा नहीं, बल्कि इससे नुकसान होगा। नुकसान का अर्थ हमें क्या लेना है यहाँ पर कि उनको तकलीफ होगी, लेकिन भले ही एक माँ यहाँ पर शारीरिक रूप से अपने बेटे को खोने का दुख व्यक्त कर रही है, लेकिन दूसरी मातृभूमि अपने बेटे ने अपने स्वतंत्रता के लिए जो कुछ अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है उसके लिए सुखी भी है। तो इसलिए वह कहते हैं कि इससे नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। रोने से क्या हो जाएगा, बेचैनी बढ़ जाएगी, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि आप कहो माँ को कि घबराए मत नहीं, सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। तो वह अपने भाई से कहते हैं कि आप लोग जिस धैर्य के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, इसके आगे जो भी हालात आपके साथ आएंगे उसे आप डटकर मुकाबला करें। और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से तसल्ली न होगी। अब देखिए उनकी जो फांसी की तारीख थी, आप यहाँ पर 3 मार्च को यह पत्र लिखा गया है, तो अभी उनके फांसी के लिए फांसी तक और 2-3 बार मुलाकात हो सकती थी। लेकिन वे कहते हैं कि एक माँ जो होती है अपने बच्चों को कितना भी देखे, कितना भी मिले, फिर भी उसका मन नहीं भरता है। तो इसलिए वह कहते हैं कि अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करने से भी मन नहीं भर रहा है तो 2-4 मुलाकात से तसल्ली नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना है कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाजत न मिले, इसलिए घबराने से क्या फायदा। तो वह अपने भाई को थोड़ा तसल्ली दे रहे हैं और ढाढ़स बंधा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको पत्र में संबोधन अभिवादन के बाद पत्र की समाप्ति की गई है, तुम्हारा भाई
भगत सिंह, सेंट्रल जेल लाहौर 3 मार्च 1931। तो यह पत्र उन्होंने कब अपने भाई को लिखा था? 3 मार्च 1931 को। अब दूसरा पत्र है, बलिदान के एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। यह भगत सिंह इनका अंतिम पत्र लिखा गया है। तारीख दी है यहाँ पर, किसको लिखा है? साथियों को, अर्थात दोस्तों को। 22 मार्च 1931, उनको 23 मार्च 1931 को फांसी देने वाली थी, उसके पहले दिन अर्थात 22 मार्च 1931 को यह पत्र लिखा गया है। अब देखते हैं उनके दोस्तों को वह किस प्रकार से प्रोत्साहित देकर साहस बढ़ाकर पत्र लिख रहे। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। अब देखिए, दूसरे दिन उनकी फांसी होने वाली है, उनकी मृत्यु, उनको पता है कि उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि देखो, किसी जीना अच्छा नहीं लगता, मृत्यु से तो सब घबराते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मैं ऐसे जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ जो मुझे दूसरों के पाबंद में रहकर, दूसरे के जीवन गुलामी में जीकर अपना जीवन व्यापन नहीं करना है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे स्वतंत्र होकर आजादी के साथ जीना, व्यापन करना अच्छा लगेगा। इसलिए वे कहते हैं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता, उससे अच्छा कि मैं अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए भले ही मैं शहीद हो जाऊं, वह मुझे मान्य है। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्श और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा में हरगिज नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पर वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि अब अगर मैं जीवित भी रहना चाहता हूँ तो जीवित रहने से भी लोग आदर्शों के साथ मेरा नाम नहीं लेंगे, आदर्शों के साथ, आदर के साथ मेरा सम्मान नहीं करेंगे, मुझे याद नहीं करेंगे, जितना कि अब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को मैं समर्पित कर रहा हूँ, न्यौछावर कर दे रहा हूँ, और मेरे मृत्यु के बाद मैं अमर हो जाऊंगा और शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाऊंगा, और मेरी यह आदर्शों पर और कुर्बानियों पर मेरे देशवासियों का हमेशा फक्र महसूस होगा। और ऐसी स्थिति में भले ही मैं शारीरिक रूप से लोगों के बीच में जीवित ना रहूं, फिर भी मैं उनके मन मंदिर में हमेशा जीवित रहने वाला हूँ। इसलिए वे कहते हैं कि मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक के रूप में सम्मान के साथ लेंगे, और क्रांतिकारी दल भी मेरी कुर्बानियों पर और मेरे आदर्श पर अपने आगे के कदम बढ़ाकर अपने आप को उस तराजू में तोलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मेरे सम्मान के साथ साथ वो भी अपने सम्मान को प्रतिष्ठित रूप में स्थापन करना चाहेंगे। आगे वे कहते हैं कि आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है, अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः ही मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने के आरजू किया करेंगी और देश के आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है कि अन्य देशों को अपने अधिकार में ले लेना या उन पर शासन करने की नीति। तो अब देखिए, अंग्रेज सरकार ने जो हमारे देश पर गुलामगिरी का आतंक मचा दिया था, तो वह कहते हैं कि नहीं, आज मेरा जो विद्रोह है, मेरी जो क्रांति है, परिवर्तन करने का जो मैंने आंदोलन है, उस आंदोलन का प्रतीक के रूप में मैं खड़ा हूँ, और वह क्रांति का प्रतीक चिन्ह मुझे बिल्कुल भी मध्यम पड़ना देना नहीं है, बल्कि मुझे उसको और भी प्रज्वलित करना है। आज भले मैं फांसी से अगर मैं वो चाहते तो वो अंग्रेजों के सामने मदद मांगकर या सहायता मांगकर अपने फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन वो कतई उनको मानने नहीं था। और अंग्रेजों ने बहुत उनको मनाने की कोशिश की थी कि तुम भी अभी भी अपने क्रांतिकारियों को, अपने आंदोलनों को पीछे ले लो, लेकिन वह हंसते हंसते फांसी पर
चढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने मातृभूमि के लिए वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वह इसलिए वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी माताओं के लिए अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने के आरजू निर्माण हो, कि उन्हें भी लगे कि मेरा बेटा जब मुझे बेटा हो तो वह भगत सिंह की तरह ही हो, अपने मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाला, अपने आप को न्यौछावर करने वाला, अपने आप को कुर्बान करने वाला बेटा ही हो, और इसमें हर माता को गर्व महसूस हो। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। हसरत का अर्थ होता है कि इच्छा। अब वो चाहते हैं कि देखे कि उनको लगता है कि मैं अपने मातृभूमि के लिए, अपने मानवता की रक्षा के लिए मुझे बहुत सारे कार्य करने की इच्छा थी, लेकिन अगर मैं आजाद देश का स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवित रहता तो मैं अपनी इस इच्छाओं को पूरा करता, लेकिन परतंत्रता में रहकर मुझे जीना कतई मंजूर नहीं है। वे आगे कहते कि इसके सिवाय मेरे मन में कोई भी लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब देखे, कल उनकी मृत्यु होने वाली है, साक्षात यम देवता उनके सामने खड़ा है, लेकिन वो अपने आप को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने पर सौभाग्यशाली महसूस करते, अपने आप पर उनको गर्व है। और वे कहते कि अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है, कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। वो कहते कि वह घड़ी कब आएगी जिस दिन मुझे अपनी भारत माता के रक्षा के लिए जब मुझे फांसी पर लगाया जाएगा, वह क्षण मुझे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग युक्त क्षण लग रहा है, और मैं उस अंतिम परीक्षा का इंतजार कर रही हूँ, और मेरी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी वह समय मेरे जीवन में आए। आपका साथी भगत सिंह। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में भगत सिंह के पत्रों के माध्यम से हमें उनके मन में देश के प्रति जो भावना थी, त्याग की भावना थी, प्रेम की भावना थी तथा मानवता की जो भावना थी, यह इन पत्रों में हमें दिखाई देता है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।